कैसे हैं आप सब? उम्मीद है एकदम शानदार, लाजवाब, ज़बरदस्त, बेहतरीन, जिंदाबाद और बड़े ही शानदार तरीके से एकदम मस्त ज़बरदस्त अंदाज में आप सभी लोग अपनी तैयारी में जुटे हुए। आशा करता हूँ बहुत अच्छे तरीके से हर एक आवश्यक स्टेप को लेके आप साथ में चल रहे होंगे, क्योंकि जब तक आप तैयारी के हर एक स्टेप पे, हर एक पहलू पे गौर नहीं देते हैं, हर एक कड़ी को मजबूत नहीं बनाते हैं, तो यूँ मानिए कि आपकी जो तैयारी की चेन है, ये बिल्कुल भी मजबूत नहीं बन पाती है। तो शुरू करते हैं क्लास को कल के क्वेश्चन से। और कल हमने बहुत ही शानदार तरीके से समझा था ट्रांसफार्मर के बारे में। तो मुझे बताइए कि एक अपचाई ट्रांसफार्मर के लिए निम्न में से कौन सही है? एक अपचाई ट्रांसफार्मर के लिए, एक अपचाई ट्रांसफार्मर के लिए यानी कि एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के लिए कौन सा सही है? एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के लिए कौन सा सही है? करंट इन प्राइमरी ज़्यादा होगा सेकेंडरी से, या करंट इन प्राइमरी कम होगा सेकेंडरी से, या करंट इन प्राइमरी बराबर होगा सेकेंडरी के, या करंट इन प्राइमरी नॉट इक्वल टू होगा, ऐसे मत कहिए, या ऐसे कहिए नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा इस प्रश्न का एकदम सही सही जवाब बताएंगे सभी। तो बताएंगे इसका सभी एकदम सही जवाब। सभी को नमस्कार, राम राम, जय हिंद, गुड इवनिंग, जय माता दी, रंगीला जी, बहुत बढ़िया। बताइए इसका सही सही आंसर कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के लिए, तो बी आंसर आना सभी का शुरू हो गया है। और अपचाई ट्रांसफार्मर क्या करता है? वोल्टेज को कम करता है ना, यानी कि सेकेंडरी में वोल्टेज कम मिलेगा, सेकेंडरी में वोल्टेज कम मिलेगा तो करंट ज़्यादा मिलेगा। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करता है? वोल्टेज को कम करता है, यानी कि प्राइमरी में वोल्टेज ज़्यादा रहेगा, सेकेंडरी में कम। लेकिन कल हमने एक बात सीखी थी, कि करंट जस्ट इसका उल्टा होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी का ये रेशियो चलता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन क्या रहेगा? बी। वेरी गुड, लाजवाब, शानदार, बहुत बढ़िया। तो चलिए शुरू करते हैं आज एक ऐसे चैप्टर को जिसका नाम लाइट है, प्रकाश है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। हर व्यक्ति शायद इसे सीखना चाहता है, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होने के कारण, बहुत सारी चीज़ें एक जैसी होने के कारण इसके फैक्ट हमें कभी भी याद नहीं रह पाते हैं। सॉरी। इसमें दर्पण को पढ़ेंगे, लेंस को पढ़ेंगे, लगभग एक जैसी चीज़ें हैं, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है। लेकिन मैं वादा करता हूँ, शायद अब तो आपको मेरी बातों पे विश्वास हो गया होगा, मैं वादा करता हूँ कि जब हम इस चैप्टर को फिनिश कर रहे होंगे तो ये चैप्टर तुम्हें सबसे ज़्यादा अच्छा लगेगा, और सबसे ज़्यादा प्यारा, सबसे ज़्यादा याद यही चैप्टर आपको होगा। ठीक, चलिए तो शुरू करते हैं प्रकाश को। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे आखिर प्रकाश है क्या, लाइट है क्या। तो हेडिंग डालेंगे सभी दोस्त, प्रकाश यानी कि लाइट। तो आप ये समझिए लाइट क्या है। प्रकाश एक ऐसा साधन है, प्रकाश एक ऐसा तरीका है जिसके कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं। एक बेसिक सी डेफिनेशन, एक साधारण सी डेफिनेशन अगर मैं कहूँ तो वो ये होगी कि भाई यहाँ पर जितनी भी चीज़ों को मैं देख पा रहा हूँ, या आप अपने कमरे में जितनी भी चीज़ों को देख पा रहे हैं, वो कैसे देख पा रहे हैं? तो आप कहेंगे जी देख पा रहे हैं हम लाइट की वजह से। अगर यहाँ की लाइट को मैं बंद कर दूँ तो क्या यहाँ की चीज़ें दिखेंगी? नहीं। क्या आपको अपने कमरे की चीज़ें दिखेंगी? बिल्कुल भी नहीं। हमें कब चीज़ें दिख रही हैं? जब प्रकाश वहाँ पर मौजूद है। तो एक बहुत बेसिक सी डेफिनेशन प्रकाश की है कि प्रकाश वह तरीका है, या हमें वस्तुओं को प्रकाश हमें वस्तुओं को दिखाता है। बहुत बेसिक सी डेफिनेशन मैंने इसकी ये लिखी कि प्रकाश हमें वस्तुओं को दिखाता है, यानी कि लाइट इनेबल्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट्स। कि भाई प्रकाश हमें वस्तुओं को देखने लायक बनाता है। ठीक है,
चलो बहुत बढ़िया। अब आपसे कोई पूछे कि प्रकाश तरंग है या कण है, मतलब प्रकाश क्या है, तो फिलहाल के लिए हम तरंग मान के चलेंगे। फिलहाल के लिए हम प्रकाश को मान के चलेंगे एक तरंग यानी कि वेव। ठीक है, तो आप लिखेंगे कि प्रकाश एक तरंग है। वो आगे देखेंगे कण कहाँ मानते हैं, इस चैप्टर में हम तरंग मानेंगे। प्रकाश एक तरंग है यानी कि लाइट इज अ वेव, लाइट इज अ वेव। अब एक समझदार बच्चे के दिमाग में हमेशा सवाल उठेगा कि तरंग में ये बताओ कि ये यांत्रिक है या अयांत्रिक, मैकेनिकल या नॉन मैकेनिकल। तो हमने इसका बहुत अच्छे से स्टडी की थी जब हमने तरंग चैप्टर को पढ़ा था। और मैं कहूँगा कि ये किस प्रकार की तरंग है, तो मैं इसको नाम देता हूँ कि ये एक यांत्रिक तरंग है, यानी कि एक अयांत्रिक, एक नॉन मैकेनिकल वेव है। अब अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि क्या इसको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता है, तो शायद बगैर कुछ कहे तुम्हारा जवाब आना चाहिए कि भाई अगर तुमने अयांत्रिक बोल दिया, अगर तुमने नॉन मैकेनिकल बोल दिया, तो फिर इसको चलने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। तो आप कहेंगे कि अयांत्रिक तरंगों को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि मीडियम की ज़रूरत नहीं है। अगली लाइन, अगर मैं ये पूछूं क्या ये तरंग निर्वात में चल सकती है, आप सब बताओ, क्या ये तरंग निर्वात में चल सकती है, क्या ये तरंग वैक्यूम में चल सकती है, बताइए। हरीश भैया बोर्ड की थोड़ी सेटिंग ठीक करने आए थे। क्या निर्वात में चल सकती है? बिल्कुल चल सकती है। तुम कहोगे जी अयांत्रिक तरंग है, माध्यम नहीं चाहिए। माध्यम ना चाहिए का मतलब है कि ये निर्वात में चल सकती है, ये वैक्यूम में चल सकती है। ठीक है, फिर मैं पूछूंगा कि चलने के प्रकार पे ये कैसी है, तो आप कहेंगे जी चलने के प्रकार पे तो ये ऐसे चलती है। लाइट जब आती है तो इस प्रकार से चलती है, आपको तो दिखाई ही नहीं पड़ती है, लेकिन इसके चलने का जो तरीका है वो इस प्रकार का है। तो चलने के तरीके पर हम कहेंगे कि ये एक अनुप्रस्थ तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग यानी कि ट्रांसवर्स वेव है। तो मेरी हर एक लाइन में एक सवाल छिपा है, शायद कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगा। अगर आपने तरंग चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ा है तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अब मैं तुमसे ये पूछूं कि बताइए इसकी निर्वात में चाल कितनी होती है, इसकी निर्वात में चाल कितनी होती है, प्रकाश की निर्वात में चाल यानी कि स्पीड, स्पीड इन वैक्यूम। तो आप कहेंगे कि निर्वात में ये सबसे तेज चलता है और ये होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। एक बात और याद रखना कि इस दुनिया में कोई भी वस्तु ऐसी है ही नहीं, या किसी भी वस्तु की चाल इतनी हो ही नहीं सकती जो प्रकाश की चाल से ज़्यादा हो। प्रकाश सबसे तेज चलने वाली चीज़ है अभी तक, ये आइंस्टाइन साहब ने बताई थी। अगर प्रकाश से तेज चलने वाली चीज़ कोई आ भी गई तो उसके लिए टाइम स्लो हो जाएगा, मतलब 1 मिनट फिर देर से होगा। अगर 1 मिनट देर से होगा तो चाल ज़्यादा तेज होके भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो प्रकृति ने ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है, आइंस्टाइन साहब ने बताया कि इस पूरी दुनिया में स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो एक बात बताएंगे, इतना नोट हो गया, बहुत बढ़िया। 1 सेकंड में 3 × 10⁸ मीटर ये ट्रेवल करती है। एकदम शानदार, सभी का आंसर है, और ये हो गया प्रकाश। अब देखिए हमें इस पूरे चैप्टर में क्या पढ़ना है, हमें इस पूरे चैप्टर में पढ़ने हैं प्रकाश से होने वाली घटनाएं, कि प्रकाश कितने तरह की घटनाएं शो करता है। तो देखिए प्रकाश से होने वाली काफ़ी सारी घटनाएं होती हैं, और कांस्टेबल स्तर पे हम सब नहीं पढ़ते हैं, ना ही हर एक घटना के अंदर जाते हैं।
परंतु यहाँ पर हमें सारी घटनाओं को पढ़ना पड़ेगा और हर एक घटना के अंदर भी चलना पड़ेगा ज़्यादा। फिनोमिनन तो एक अच्छा खासा बड़ा चैप्टर रहेगा, हम काफ़ी समय इसमें लेंगे, धीरे धीरे हर एक चीज़ को समझते हुए पढ़ेंगे। तो पहली घटना हम प्रकाश की पढ़ेंगे, वो होती है परावर्तन। आप एक पेज बिल्कुल खाली छोड़ देंगे रिफ्लेक्शन लिखने के बाद। मैं इसको यहाँ तक भरूंगा, यहाँ भी एक घटना लिखवाऊंगा, यहाँ भी एक घटना, यहाँ भी, यहाँ भी। मैं इसको जब ही लिखाता चलूंगा जब हम घटनाओं को पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। 6, 7, 8, 9, 9 लाइन तो डाल ही लो, इतनी जगह अभी खाली छोड़ दो, ये मैं आपको भरवाता हुआ चलूंगा बाद में। तो सबसे पहले शुरू करेंगे हम रिफ्लेक्शन से, यानी कि परावर्तन से, ठीक है। चलिएगा, तो परावर्तन क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है। देखिए, रिफ्लेक्शन ऐसा नहीं है कि कोई शब्द ऐसा है जो खाली लाइट चैप्टर के लिए ही रिजर्व है कि भाई इस शब्द का उपयोग बस हम यहीं पर करेंगे। जी नहीं, ये तो एक सामान्य शब्द है। परावर्तन का मतलब क्या है कि जैसे मानो इस कमरे में क्या है, हवा। भाई इस कमरे में हवा है, पानी तो भरा नहीं हुआ, या पूरा कमरा ऐसा तो नहीं है ईंटों से पटा हुआ है, पूरा ठोस से भरा हुआ है, सॉलिड से भरा हुआ है। इस कमरे में है हवा। मैंने माना इस कमरे के बाहर है हर जगह पानी पानी, हर जगह। मैं एक बॉल लेता हूँ, सामने वाली दीवार में मारता हूँ, तो वो बॉल दीवार से टकराएगी, फिर मेरे पास आ जाएगी। बोलो बॉल कहाँ से चली? आप कहेंगे बॉल गई हवा में से और टकराने के बाद वापस हवा में ही आई। यानी कि अगर कोई भी वस्तु जिस माध्यम से जा रही है वापस उसी में आ जाए तो हम उसे परावर्तन कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। ये था बॉल का रिफ्लेक्शन, ये था बॉल का परावर्तन। लेकिन अगर हम इस कमरे में प्रकाश को देखें, प्रकाश जला हुआ है, लाइट जब जलेगी तो लाइट आसपास की दीवारों से टकराएगी और मेरी आंखों तक आएगी, उसको बोलेंगे बस प्रकाश का परावर्तन। तो परावर्तन का मतलब है कि प्रकाश जाए कहीं से, टकराए और फिर उसी माध्यम में वापस लौट आए। तो हेडिंग डालेंगे आप सभी लोग, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, प्रकाश का परावर्तन। देखिए क्या होता है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या होता है। प्रकाश के परावर्तन का मतलब है कि प्रकाश प्रकाश टकराकर टकराकर पुनः उसी माध्यम में, या प्रकाश का टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट आना। प्रकाश का टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट आना। जितना आप बारीकी से समझेंगे उतना ज़्यादा चीज़ें आपको क्लियर होंगी। यानी कि रिटर्न या कमिंग बैक, ऐसे लिखो, कम बैक, कमिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम, इन सेम मीडियम आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद उसी माध्यम में तरंग का लौट आना। ठीक है, अच्छा जी, अब देखिए परावर्तन में हमें क्या क्या पढ़ना होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यहां पे साउंड की जगह क्या करेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अच्छा, आगे क्या पढ़ेंगे सर, लाइट से लाइट आएगा, माइंड की स्पीड तो अधिक है। भाई साहब ये हाइपोथेटिकल बातें छोड़ो, माइंड की स्पीड अधिक है, क्या तुम माइंड की स्पीड पे बिठा के किसी को छोड़ सकते हो? लाइट की स्पीड का इस्तेमाल करते हैं हम, क्या माइंड की स्पीड पे बिठा के किसी को छोड़ सकते हो? ये फिलोसफिकल बातें हैं, ये साइंटिफिक बातें नहीं, ये फिलोसफिकल बातें हैं। चलो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में आ गया कि भाई उन्हीं उसी माध्यम में लौट आएगा। अब रिफ्लेक्शन होता किससे है? देखिए रिफ्लेक्शन होता किससे है। आप लीजिए एक कांच का टुकड़ा जिसमें से आर पार दिख सके,
और उस कांच के टुकड़े पर पीछे एक मान लो हाथ ही लगा लो, आप सिंपल हाथ लगा लो, तो क्या होगा कि आपको उसमें अपनी इमेज दिखनी शुरू हो जाएगी। अब हम हमेशा हाथ नहीं लगाते, तो हम एक कांच के टुकड़े पे क्या पॉलिश कर देते हैं, लेड आयरन ऑक्साइड की पॉलिश कर देते हैं, फेरस ऑक्साइड की या सिल्वर की भी पॉलिश करते हैं, जिसके कारण हमें उसमें अपनी ही इमेज दिखनी शुरू हो जाती है। तो परावर्तन बेसिकली किससे होता है, परावर्तन दर्पणों से होता है। मतलब होता तो किसी से भी है परावर्तन, लेकिन प्रैक्टिकली किस में पढ़ते हैं हम प्रैक्टिकली दर्पणों से पढ़ते हैं। तो हम लिखेंगे दर्पण से परावर्तन, दर्पण से परावर्तन। परावर्तन तो दीवार से भी हो रहा है, लेकिन वो हमारे यूज का नहीं है। हम पढ़ेंगे दर्पण से परावर्तन, रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर। अब मिरर देखिए क्या रहेगा, मिरर एक कांच का टुकड़ा होता है जिस पर पॉलिश जो होती है वो किसकी होती है, पीछे पॉलिश आपने देखा हो जिसमें आप चेहरा देखते हैं उस पे पीछे एक लेयर चढ़ी होती है, पेंट सा लगा हुआ होता है येलो येलो कलर का, वो होती है आयरन ऑक्साइड की। तो पॉलिश जो होती है उसको बोलेंगे आप फेरस ऑक्साइड, यानी कि लोह ऑक्साइड, लोह ऑक्साइड, और कहीं कहीं उसको सिल्वर भी बोला जाता है। ठीक है, तो फेरस ऑक्साइड पेपर में पूछा जाता है कि कांच पर पीछे किसकी पॉलिश करके उसको ऐसा बनाया जाता है कि वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर सके, वो प्रकाश को परावर्तित कर सके। आइए मैं आपको दिखाता हूं कैसे करता है। देखो, मैं अपने जादू के पिटारे में से आप सभी के लिए कुछ दर्पण और कुछ लेंस निकालता हूं, सारी व्यवस्थाएं हैं। देखो, अगर आप इस कांच के टुकड़े को देखेंगे तो इसमें से आर पार दिखेगा, है ना, लेकिन अगर इस पे पीछे पॉलिश कर दोगे ऐसे तो इसमें से आर पार आपको नहीं दिख रहा होगा। इसमें आपको आर पार ना दिखने की बजाय कुछ और ही दिख रहा होगा, हमारी स्क्रीन दिख रही होगी, है ना। तो ये है लेंस और ये है दर्पण जिस पे पीछे इस प्रकार की पॉलिश की जाती है। ठीक है, रेड ऑक्साइड की पॉलिश होती है। अच्छा जी, तो सारी चीजें मैं आपको दिखा के चलूंगा। आज तक आप सभी ने इसको केवल रटा होगा, बट मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा के चलूंगा, आपको मजा आ जाएगा। तो ये हो गया आपका मिरर यानी कि दर्पण। अब दर्पण कितने तरह के होते हैं, तो दर्पण दो तरह के होते हैं। कितने जी, दो तरह के। कौन कौन से, इसको नोट कर लो पहले 1 मिनट में, फिर हम आगे चलेंगे। जल्दी नोट करेंगे, बताएंगे फिर आगे। बताइए। पॉलिश AgNO3 की होती है। हाँ तो भाई क्या हुआ, फेरस, अरे सॉरी, फेरस ऑक्साइड नहीं भाई, या तो आप लिखो सिल्वर या फिर लिखो AgNO3, सॉरी, फेरस ऑक्साइड नहीं, या तो सिल्वर नाइट्रेट लिखो AgNO3 या फिर लिखो आप सिल्वर, सिल्वर की पॉलिश होती है, सॉरी, फेरस ऑक्साइड गलती से है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब देखिए आगे देखते हैं कि दर्पण कितने तरह के होते हैं, दर्पण कितने तरह के होते हैं, मिरर कितने तरह के होते हैं। भाई ये बताओ, ये बच्चा क्यों कह रहा है कि क्लास का टाइम सेम रहेगा, कोई क्लास का प्रैक्टिस सेट का टाइम इसी टाइम पे लगा दिया है क्या? इनका स्क्रीनशॉट दे दो, मैं देख लेता हूँ एक बार। ठीक है, चलो आगे देखें, दर्पण कितने तरह के होते हैं, मिरर कितने तरह के होते हैं। तो दर्पण होते हैं आपके दो तरह के, एक तो होते हैं समतल दर्पण और एक होते हैं आपके गोलीय दर्पण। एक होते हैं समतल दर्पण, समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर, और एक होते हैं आपके गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण यानी कि स्फेरिकल मिरर। अब देखो पहले प्लेन मिरर समझ लेते हैं क्या होता है। तो प्लेन मिरर जैसा कि नाम से दिख रहा है,
प्लेन मिरर होता है जो बिल्कुल सीधा होता है, बिल्कुल सीधा। भाई वो फेरस ऑक्साइड गलती से था, जो बिल्कुल सीधा होता है। अब देखो, वैसे तो बहुत सारे सवाल मिल जाएंगे तुम्हें इससे, अगर मैं इसको प्रॉपर बताऊं तो देखो, कहीं AgNO3 मिलेगा, ऑप्शन के हिसाब से आंसर लगाना। अगर इसकी गहराई में जा रहे हो तो तुम्हें कहीं इसमें रेड ऑक्साइड भी मिलेगा, ठीक है, कहीं रेड ऑक्साइड भी मिलेगा, कहीं इसमें पारा भी मिलेगा, मरकरी भी मिलेगा। तो वैसे बुक्स में बहुत सारे लिखे होते हैं, लेकिन क्वेश्चन जो ज़्यादा आता है वो केवल इसका आता है, सिल्वर ऑप्शन में होता है। तो आप सारे याद रख लो कि इनमें से किसी की भी पॉलिश होती है, ऐसा नहीं होता कि केवल एक ही तरह का दर्पण है। दर्पण बहुत सारे तरह के होते हैं, तो अलग अलग तरह के दर्पणों पे अलग अलग लगाई जाती है। मैं इसको बहुत डिटेल में इसलिए नहीं ले जा रहा था, ना इससे कुछ आता है, केवल इस ऑप्शन से आता है, इन सिद्धांत नहीं ज़्यादा आता है। बुक्स में जरूर लिखे होते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो, अब देखिए, दर्पण दो तरह के होते हैं, एक तो समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर, और एक होते हैं स्फेरिकल मिरर यानी गोलीय दर्पण। अब समतल दर्पण कौन सा दर्पण होता है? जो आपके घरों में लगा होता है, जिसमें आप सुबह सुबह खड़े होके बगैर नहाए धोए अपना चेहरा देखते हैं, वो होता है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर, तो प्लेन मिरर को ऐसे बना लेते हैं, ये हो जाएगा आपका प्लेन मिरर यानी कि समतल दर्पण। अब देखिए, आपसे सवाल पूछा जाएगा कि प्लेन मिरर के द्वारा बनाई जाने वाली इमेज में क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। देखिए क्या क्या गुण होते हैं। पहला आपसे पूछेगा, आप इसको ऐसे लिखो कि समतल दर्पण के द्वारा बनाए जाने वाले प्रतिबिंब के गुण, प्रतिबिंब के गुण यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज, मतलब आपको जो उसमें अंदर दिखती है उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। तो देखो क्या क्या गुण होते हैं इसके इमेज के, जो अंदर उसमें दिखती है उसको इमेज कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। तो पहला सवाल है, क्या वो आभासी बनेगा या वास्तविक बनेगा? आभासी का मतलब ये समझो कि अंदर जो आपको दिखाई दे रहा है, क्या वास्तव में वहां कोई है या सिर्फ आपको आभास हो रहा है? तो आप कहोगे कि भाई साहब हमें केवल आभास हो रहा है, अंदर वाकई कोई भी नहीं है, यानी कि इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल बनेगी। नंबर दो, क्या इमेज समान आकार की बनती है? इसका मतलब अगर मान लो ये कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा हुआ है, तो क्या उसकी इमेज उतने ही आकार की बनेगी या बड़ी छोटी बनेगी? आप देखें, समतल दर्पण में इमेज बिल्कुल समान आकार की बनती है, समान आकार की बनती है, यानी कि सेम साइज की बनती है, ठीक है। तीसरा आपसे पूछेगा कि बताओ ये उल्टी बनती है या सीधी बनती है? अब यहां बड़ी समझने की बात है, ये उल्टी बनेगी या सीधी बनेगी। देखो पहले समझो उल्टा सीधा क्या होता है। ये रिमोट अभी सीधा है, टक से उल्टा मत कहा करो, ये रिमोट अभी सीधा है, अब ये उल्टा है। तो तुम उल्टा जो आंसर देते हो, एक बात बताओ, उल्टे का तो मतलब ये हुआ कि तुम ऐसे खड़े हो और अंदर जो इमेज बन रही है उसका सर नीचे है, पैर ऊपर है, क्या ऐसे दिखती है वो? नहीं, इसको उल्टा नहीं कहते। जो तुम देखते हो उसको उल्टा नहीं कहते। तुम क्या देखते हो, आदमी अगर ऐसे खड़ा है तो वो दिखेगा ऐसे, यानी कि मेरा चेहरा इधर की तरफ है लेकिन मुझे दिख ऐसे रहा है, तो मेरा राइट शोल्डर लेफ्ट दिखेगा, लेफ्ट शोल्डर राइट दिखेगा। तो इसको उल्टा नहीं कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं पार्श्विक उल्टा। इसको क्या बोलेंगे हम? पार्श्विक उल्टा, यानी कि लेटरली इन्वर्टेड, इसको बोलते हैं हम लेटरली इन्वर्टेड, ठीक है। तो कभी भी उल्टा मत कहना, ये लेटरली इन्वर्टेड कहना। चलो, ये हो गया आपका एकदम बढ़िया समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब के गुण। 3 गुण इसमें पाए जाते हैं। अच्छा हाँ, एक चौथा गुण और है, वो आपसे पूछेगा कि इमेज जो बनेगी, प्रतिबिंब जो बनेगा, ये दर्पण से, मतलब जितनी दूर दर्पण से वस्तु है उतनी ही दूरी पर बनता है या कम ज़्यादा बनता है? तो आप अगर समतल दर्पण में देखें तो ये समान दूरी पर बनता है, यानी कि ये सेम डिस्टेंस पर बनता है। बोलो क्लियर है आपको बात? ये 4 गुण दर्पण में आपसे पूछे जाते हैं। इसको नोट करेंगे
और नोट हो जाएगा तो थम्स अप करेंगे, फिर इसमें आगे बढ़ें। चलो बहुत बढ़िया, सभी का एकदम बढ़िया नोट हो गया। अब थोड़ा सा आगे चलें इसमें। आगे देखो क्या होते हैं, कुछ परावर्तन के नियम होते हैं। पहले इसको कंप्लीट करें फिर हम वहां चलेंगे गोलीय दर्पण पे। कुछ होते हैं परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम, यानी कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए क्या होते हैं रिफ्लेक्शन के नियम। रिफ्लेक्शन कहता है कि अगर कोई दर्पण रखा हुआ है, जैसे मानिए ये एक दर्पण है, ये यहाँ एक दर्पण रखा मैंने। दर्पण की पहचान होती है कि हम उसमें पीछे से पॉलिश कर देते हैं, नहीं तो ये लेंस माना जाएगा। अगर मैंने पीछे से पॉलिश कर दी तो ये क्या बन जाएगा, दर्पण बन जाएगा। ठीक है। पार्श्विक उल्टे का मतलब है कि लेफ्ट की चीज राइट दिखती है, राइट की चीज लेफ्ट। एम्बुलेंस पर एम्बुलेंस उल्टे अक्षरों में लिखा होता है, क्यों? अब वो उल्टा देखना कैसा होता है, वो पार्श्विक उल्टा होता है, वो प्रॉपर उल्टा नहीं होता, वो पार्श्विक उल्टा होता है। उसको एक बार ध्यान से देखना। चलो, तो ये हो गया दर्पण। और दर्पण में आप सीखें कि ये जो किरण है, मान लो आपने यहां से टॉर्च जलाई, ये आपने टॉर्च जलाई, तो टॉर्च की जो रोशनी है उसमें करोड़ों किरणें हैं, लेकिन हमें कोई एक किरण लेनी है। तो ये जो आने वाली किरण है, इसका नाम हम देंगे आपतित किरण। इसका नाम हम देंगे आपतित किरण, यानी कि इंसिडेंट रे। इसका नाम हम देंगे आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे। और जो किरण दर्पण से टकरा के लौटेगी, इसका नाम हम देंगे परावर्तित किरण। परावर्तन के बाद लौटी है, परावर्तित किरण यानी कि रिफ्लेक्टेड रे। अच्छे से समझना, रिफ्लेक्टेड रे। उसके बाद इन दोनों का कंपैरिजन करने के लिए हम बीचों बीच में एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, और इसको बोला जाता है अभिलंब। इस लाइन को जो बीचों बीच में है, बिल्कुल सीधी, दर्पण से बिल्कुल सीधी, इसको बोला जाता है अभिलंब यानी कि नॉर्मल। और ये ड्रॉ की जाती है ताकि हम कुछ एंगल देख सकें। ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, इस एंगल को आई कहते हैं, इस एंगल को आर कहते हैं। आई एंगल का नाम है, अब देखिए मैं बार बार ये नहीं बताऊंगा आपको, जब भी आगे यूज करूंगा कि ये आई एंगल है। गोलीय दर्पण आगे चलेगा, आगे चलेगा, पहले समतल दर्पण को खत्म कर लें। तो मैं बार बार नहीं बताऊंगा कि इस एंगल का नाम क्या है, इसलिए अभी समझ लो। ये आपतित किरण के साथ बनाया गया एंगल है, तो इसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि आपतन कोण। ठीक है, आपतन कोण। और ये एंगल है आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। ठीक है। अच्छा, अब नियम शुरू होंगे। अभी नियम शुरू नहीं हुए हैं, अभी हमने एक नियम को समझने के लिए माहौल बनाया है। अब नियम क्या होते हैं, देखिए पहला नियम कहता है, प्रथम नियम कहता है, प्रथम नियम यानी कि फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये बात बड़ी तो बहुत है, समझ कभी नहीं आती, समझो। देखिए तल का मतलब क्या होता है, जैसे ये एक तल है, ठीक है, यहां से हमने टॉर्च डाली तो टॉर्च की किरणें ऐसे आएंगी, और इससे टकराने के बाद ऐसे जा रही होंगी, और इस पर जो कॉमन नॉर्मल है, ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन में है, एक ही तल में है। अगर मैं इस फोन को ऐसे कर दूं तो टॉर्च की किरणें आएंगी, टकराएंगी, टकराने के बाद फिर ऐसे लौटेंगी, और यहां से एक नॉर्मल खींचूंगा। ऐसा नहीं है कि आपतित किरण यहां के टकराएगी और परावर्तित वहां से जाएगी। ये बड़ा बेसिक सा नियम है, ज्यादा दिमाग इसमें नहीं लगाना, इससे कम ही पूछा जाता है। आप बस ये लिखेंगे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, कॉमा,
परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में, एक ही तल में होते, यानी कि इंग्लिश में लिखेंगे इंसिडेंट रे, साथ के साथ लिखते भी चलिए इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज इन सेम प्लेन, लाइज इन सेम प्लेन, कि ये तीनों एक ही तल में होते हैं। अच्छा, अब देखिए दूसरा नियम क्या कहता है। तो ये नियम उतना इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन दूसरा नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। द्वितीय नियम यानी कि सेकंड लॉ, बड़ा इंपॉर्टेंट नियम है। और ये नियम सिंपल सिंपल क्या कहता है कि देखो रिफ्लेक्शन के लिए ना, रिफ्लेक्शन के लिए एंगल आई बराबर हमेशा एंगल आर होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट नियम है, इसको बोलते हैं परावर्तन का नियम। बेसिकली ये तो आसान नियम है, ये ज़्यादा पूछा भी नहीं जाता, लेकिन ये बहुत पूछा जाता है। इसे बोलते हैं हम परावर्तन का नियम, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो बताइए एक बार कि हाँ नोट हो गया समझ में आने को, तो शायद इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, आपतन बिंदु पर होते हैं, सही कह रहे हो आप, एक ही बात है, सारी एक ही बात है। बहुत बढ़िया नीतीश कुमार, वेरी गुड। आज मेरा पहला क्लास है, आज ही एडमिशन हुआ है भाई उत्तम। पहले पीछे की सारी क्लासेस देखिए, तब आप आगे की क्लास देखना। पहले पीछे की सारी क्लासेस कवर करो। बिल्कुल हैप्पी, एक ही बात है, आपतन बिंदु और एक ही तल में होना एक ही बात है यार, कोई फर्क नहीं है उससे। तो नोट कर लेंगे फटाफट और फिर हम लोग आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया, एंगल आई बराबर एंगल आर। चलो अब एक सवाल पूछता हूं मैं तुमसे, क्वेश्चन कैसे आएगा इससे। अगर न्यूमेरिकल बना तो सवाल आएगा बिल्कुल वही, बहुत आसान। क्वेश्चन को ही उठा लेते हैं। ये मिरर है और ये है आपकी इंसिडेंट रे, ये है रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट के साथ बनाया गया एंगल जो है वो 30 डिग्री है। तो एंगल आर का मान बताओ। कितना आसान सवाल है यार, शायद चुटकी बजाती कर दोगे, इसमें तो कुछ है ही नहीं। करो इसको, करिएगा जल्दी एक बार। बहुत बढ़िया। स्नेल का रूल कब पढ़ाएंगे भाई? स्नेल का रूल भी इतना तो तुम्हें भरोसा होगा कि कुछ भी छुड़वाया नहीं जाएगा, और स्नेल का रूल तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। चलो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। अगर हम मतलब बेसिक बेसिक से समझेंगे ना, तो बस एक क्लास दो क्लास फालतू लगेगी, लेकिन समझ में ऐसा आ जाएगा, बिल्कुल फिक्स हो जाएगा हमेशा के लिए। बहुत बेसिक से पढ़ेंगे इसको, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो बहुत बढ़िया। देखो फंस गए ना मेरे फंसाए हुए जाल में। आपको लग रहा है कि एंगल आई बराबर एंगल आर है, लगना भी चाहिए भाई, स्नेल का नियम भी है। आप सॉल्यूशन कर रहे हो कि भैया एंगल आई बराबर एंगल आर। अच्छा एंगल आई क्या है? तो मैंने इसीलिए इसको इतना अच्छे से बताया था। एंगल आई होता है कि ये किरण का इस अभिलंब के साथ है एंगल। क्या देखो ये है नहीं, एंगल आई ये है दरअसल। ये कैसे निकलेगा भाई? पूरा है 90 है, पूरा कितना होगा? ये 90 होगा यहाँ से यहाँ तक का। 90 में से 30 माइनस करोगे तो 60 होगा। तो ये एंगल भी कितना होगा? 60 ही होगा। तो भाई साहब मेरे शेरों, एंगल आर जो है वो 60 होगा। ये बात अच्छे से याद रखना। हालांकि बहुत सारे बच्चों ने ठीक भी किया है, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने 50-60% बच्चों ने 30 डिग्री ही किया है। बहुत बढ़िया। मैं तो बीच बीच में हमेशा नोट करने का टाइम देता हूँ, और मैं तो हिंदी इंग्लिश लिख रहा हूँ। अगर आप हिंदी वाले हैं तो जब मैं इंग्लिश नोट कर रहा हूँ तब हिंदी नोट कर लो, हिंदी इंग्लिश वाले हैं तुम जब हिंदी लिख रहा हूँ तब तुम नोट कर लो, क्या दिक्कत है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो ये हो गया आपका
सवाल जिसमें आप आंसर करेंगे 60 डिग्री। तो ऐसे करके इसमें थोड़े से आपसे आंसर पूछे जाते हैं। अब एक और बेसिक सी चीज़ समझेंगे इसमें। ये तो आप समझ गए होंगे कि क्या ट्रिक रहेगी। बेसिक सी चीज़ है, वो होती है, एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर का मतलब होता है सतत परावर्तन। सतत का मतलब ऐसा परावर्तन जो लगातार होता है। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। देखिए, रेगुलर रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है कि हम एक मिरर लें, हमने एक मिरर लिया, वो बिल्कुल स्मूथ है, बिल्कुल चिकना मिरर है, चिकना दर्पण है, और दर्पण स्मूथ ही होते हैं, उसमें कोई इरेगुलरिटी नहीं है। इरेगुलरिटी का मतलब ऐसा थोड़ी है कि वो खुरदरा है बीच बीच में से, स्मूथ ही होते हैं ज़्यादातर। तो मैंने कहा ये स्मूथ है। स्मूथ का मतलब बिल्कुल एक चिकना दर्पण है। तो इसमें एंगल आई बराबर एंगल आर होगा। ये किरण आएगी जाएगी, तो इसमें हम कहेंगे कि एंगल आई बिल्कुल बराबर होगा एंगल आर के। ये आई है, तो एंगल आई बिल्कुल बराबर होगा इसमें एंगल आर के। लेकिन अगर हम एक इरेगुलर रिफ्लेक्शन देखें, अगर हम वहीं एक इरेगुलर रिफ्लेक्शन देखें, इरेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन का मतलब है कि इसको अनियमित भी बोलते हैं, ठीक है, अनियमित या असतत कह सकते हो, असतत परावर्तन। यानी कि इसको तुम सतत के साथ साथ नियमित भी कह सकते हो। अगर जगह बची हो तो नोट कर लो, नहीं तो कोई बात नहीं, नियमित भी कह सकते हो। अब देखिए, नियमित अनियमित क्या होता है कि मेरे पास दर्पण है, लेकिन उस पे जो पॉलिश है ना, वो स्मूथ नहीं है। वो पॉलिश जो है ये स्मूथ नहीं है, यानी कि ये कैसी है, रफ है, ये खुरदरी पॉलिश है, खुरदरी। तो खुरदरी पॉलिश में कभी भी एंगल आई एंगल आर के बराबर नहीं होगा। यानी कि ये किरण आएगी और जितना ये कॉमन नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है, उतना एंगल ये मेंटेन नहीं कर पाएगी। हो सकता है कि ये किरण ऐसे चली जाए। तो इसमें कभी भी एंगल आई आर के बराबर नहीं होता। वो या तो वो कम होगा या तो वो ज़्यादा होगा, इस बात से हमें कोई मतलब नहीं। बस आप ये याद रखेंगे कि एक इरेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए परावर्तन का नियम कभी भी वैलिड नहीं होता। सवाल आएगा, परावर्तन का नियम किस तरह के परावर्तन का नियम किस तरह के रिफ्लेक्शन के लिए लगता है, किस तरह के परावर्तन के लिए लगता है। तो आपको अगर ऑप्शन ही नहीं समझ में आएंगे, नियमित क्या अनियमित, तो आप कहोगे ये नियम भी सब दर्पणों पे लागू नहीं होता है, ये केवल नियमित नियमित रिफ्लेक्शन के लिए है। यानी कि ये एक स्मूथ सरफेस के लिए है, रफ सरफेस के लिए ये नहीं है, ठीक है भाई। नवीन, एकल आवृत्ति को नोट कहा जाता है, और टोन कहा जाता है, सॉरी टोन, एकल आवृत्ति की ध्वनि को। अगर तल को वर्टिकल बनाएंगे तो गलत है, बिल्कुल गलत नहीं है यार। मतलब तुम ऐसे इतना हार्ड क्यों सोचते हो, तुमने विज्ञान को इतना मुश्किल क्यों बना दिया भाई। ये शीशा है, शीशे को तुम ऐसे पकड़ के चेहरा देखो, चाहे उसको ऐसे पकड़ के चेहरा देखो, क्या समस्या है। तुम बिल्कुल प्रैक्टिकली सोचो ना, कोई दिक्कत नहीं है। नोट करेंगे एक बार इसको सभी लोग। एक बार सभी दोस्त नोट करेंगे, और फिर हम एक टॉपिक और सीखते हैं। इसमें टॉपिक क्या, आए हुए क्वेश्चंस देखते हैं कुछ इससे इंपॉर्टेंट, और फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। चलो, बहुत बढ़िया कुलदीप, वेरी गुड। बहुत बढ़िया, आप पर हम लोगों को बहुत भरोसा रहता है सर। आज सुबह से दूसरी क्लास है सर आपका प्रशांत भाई। देखो, वैसे आज मेरी मैराथन थी, और मैराथन में मतलब और तो कोई समस्या नहीं होती है, लेकिन जब 4-5 घंटे खड़े होते हैं ना, तो एड़ियाँ जो होती हैं, मुझे तो खासकर इनमें दर्द होता है। बाकी एनर्जी वेनर्जी तो सब मेंटेन हो जाती है। और उसके बाद मैं आपको बताऊं, तो कल के लिए मुझे थोड़ा अर्जेंट काम है, गाड़ी लेने जाना है, तो उसका पूरे दिन मैं भाग दौड़ करता रहा। ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह पैसे वैसे को इकट्ठा करना, और अभी भी मैं बस पैसे ही निकाल के लाया था मार्केट से। मतलब शायद
कुछ भी होता तो मैं क्लास कैंसिल कर देता, बट थोड़ा सा इस क्लास का मुझे रहता ही है कि हाँ ये क्लास लेनी है। इस क्लास को मैं बहुत ही इमरजेंसी में ही कैंसिल करता हूँ, तो अभी भी एडियो में थोड़ी सी दिक्कत है, बट कोई बात नहीं, घंटा भर ऐसे ही कट जाता है यार, पता भी नहीं चलता। उसको हम ध्यान देते हैं तो ही समझ में आता है। इस क्लास में यार, इस बैच में मुझे लगता है बच्चे थोड़ा ऐसे हैं कि अपनी मेहनत की कमाई से पढ़ रहे हैं, तो उसका थोड़ा सा लगता है कि हाँ फिर हमें भी और हल्की सी ज़्यादा मेहनत कर लेनी चाहिए। चलो, तो मैराथन शायद आप सभी ने ली हो। आज की मैराथन का मैं बताना भूल गया था, बाकी आज की मैराथन भी आप सभी के लिए अच्छी थी, बढ़िया थी। चलो, ये कॉन्सेप्ट पहली बार रीड किया है, बहुत सारी बातें पहली बार रीड करेंगे आप। चलिए शुरू करें। अब देखो, इसमें दो चीज़ें और पढ़ेंगे हम और प्लेन मिरर खत्म हो जाएगा हमारा। एक चीज़ ही पढ़ेंगे बेसिकली। सवाल आएगा कि बताइए, एक व्यक्ति की ऊंचाई 17 मीटर है, मान लो 17 मीटर नहीं, सॉरी, एक वस्तु की ऊंचाई ले लेते हैं। एक वस्तु की ऊंचाई ऊंचाई मान लो 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है। उसे या उसका पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए, उसका पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए, उसका पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए अधिकतम कितने बड़े दर्पण की आवश्यकता होगी? अधिकतम कितने बड़े दर्पण, दर्पण मतलब मिरर की ऊंचाई बताओ। इंग्लिश इसकी मैनेज कर लेते हैं थोड़ी सी, पूरी लिखने में तो बहुत लंबा हो जाएगा। एक ऑब्जेक्ट की ऊंचाई, एक ऑब्जेक्ट की हाइट 10 सेंटीमीटर है, उसका पूरा इमेज, उसकी पूरी इमेज देखने के लिए मैक्सिमम कितने बड़े मिरर की ऊंचाई होनी, मतलब मैक्सिमम दर्पण की कितनी ऊंचाई होनी चाहिए, ऐसा समझ लो इस सवाल को। लैंग्वेज थोड़ी चेंज कर लेना चाहो तो। कहने का मतलब है कि अगर देखिए कोई वस्तु है, अब व्यक्ति क्यों बनाए, वस्तु ही बना ले। एक वस्तु है जिसकी ऊंचाई मैंने ली है 10 सेंटीमीटर, तो देखो इसको अगर आप पूरा देखना चाहते हैं तो केवल आप इसके आधे ऊंचाई के दर्पण में ही इसको देख सकते हैं। इसका रीज़न कहाँ से आता है, इसकी डेरिवेशन होती है, लेकिन उसकी कोई हमें समस्या नहीं है, मतलब उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो कभी हमारे सिलेबस में नहीं आएगा। मात्र 5 सेंटीमीटर ऊंचाई के दर्पण में हम इसको देख सकते हैं, यानी 10 का आधा। तो दर्पण की हाइट कितनी होनी चाहिए, मिरर की हाइट कितनी होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट की हाइट की आधी, तो आंसर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक अच्छा सवाल है जो आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा दर्पण का एक हिस्सा खत्म हो गया, प्लेन मिरर। देखो इस चैप्टर को मैं बहुत ही सीक्वेंस में लेके चलूंगा। पहली स्लाइड को ही हम आगे तक यूज करते रहेंगे। पहली स्लाइड में हमने देखा प्रकाश कितनी घटनाएं दिखा सकता है, 8 घटनाएं दिखाता है, जिसमें से सबसे पहली परावर्तन है, रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन किससे होता है, मिरर से, दर्पण से। दर्पण कितने तरह के होते हैं, 2, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। समतल दर्पण में बनने वाले तमाम सवालों को हमने कर लिया। अब कल बारी है, कल तो संडे है आपका, परसों बारी है कर्व मिरर की, यानी कि गोलीय दर्पणों की, स्फेरिकल मिरर्स की। तो आपको ना, मतलब जब मैं पढ़ता भी था तो मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि कम से कम मेरे दिमाग में किसी भी सब्जेक्ट का पूरी स्ट्रक्चर रहनी चाहिए। मतलब इस सब्जेक्ट में कितने चैप्टर हैं या कितनी यूनिट्स में ये बटा है, मुझे हमेशा ऐसे लगता था। कितनी यूनिट्स में बटा है, कितने चैप्टर्स हैं, हर चैप्टर के अंदर क्या क्या हमें पढ़ना है। मैं किसी चैप्टर को भी हमेशा पूरी स्ट्रक्चरिंग करके रखता था कि इस चैप्टर में ये टॉपिक है, इसमें इतना पढ़ना है, इस टॉपिक में इतना पढ़ना है, इस टॉपिक में इतना पढ़ना है। तो ये आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए एक अच्छी तैयारी के लिए। चलो, बहुत बढ़िया, थैंक यू भाई प्रशांत जी, थैंक यू। तो चलिए फिर मिलेंगे मंडे की क्लास में। इसको अच्छे से रिवाइज करके आना, सारे बच्चे मॉक टेस्ट देते रहो। और मैंने आपको बताया है मॉक टेस्ट के लिए आप अब तो टेक्स्ट बुक भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसा मत समझना मेरा टेक्स्ट बुक वालों से कोई टाई अप है, क्योंकि मैं उनके वो बेचता रहता हूँ। 200-300 रुपये से कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी को भी ना। मैं अपना कोई कोड बताता, मेरा कोड नहीं लग रहा है वहाँ पे, वो दूसरी एप्लीकेशन है, ये हमारा नहीं है, वो दूसरा एप्लीकेशन है। लेकिन मुझे लगता है कि जो किसी भी फील्ड में अच्छा है, आपके काम आ सकता है, तो मैं कभी ये नहीं सोचता कि वो दूसरा है क्या है, वो हमारे लिए दूसरा है, आपके लिए तो सिर्फ काम का है। तो उसमें अच्छे क्वेश्चंस रहते हैं, टॉपिक वाइज रहते हैं और चैप्टर वाइज रहते हैं, तो वो जरूर करते रहिएगा। संडे के दिन अवश्य मॉक टेस्ट लगाइए, सारा का सारा रिवाइज करिए
अगर वाकई आप एक अच्छी तैयारी करना चाहते हैं। तो मिलते हैं मंडे को, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।